एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो भी स्टार्टेड। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग विच कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट 7542। ओके, मैंने म्यूट किया। ओके, सो एग्रीकल्चर सेक्टर का हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी स्टडी किया था। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एग्रीकल्चर। क्या क्या हम लोग कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या हम लोग कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, वो भी हम लोग ने स्टडी किया था। ऑल्सो वी स्टडी दैट अकॉर्डिंग टू द 2017-18 2017-18 सेंसस के अकॉर्डिंग 16%, सॉरी 16.1% total share is from the agriculture sector to the GDP, gross domestic product मतलब GDP. So total 16% share is from the agriculture sector, as well as we are the largest producer and consumer as well as exporter of spices, products, as well as the food grains, as well as the oil seeds का भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, pulses इंपोर्ट करते ज्यादा क्वांटिटी में, एज वेल एज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग शुगर के। वो सारा हम लोग ने स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड। नाउ टुडे, सॉरी एज वेल एज हम लोग ने इम्पोर्टेंस भी स्टडी किया था, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द एग्रीकल्चर, डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होना टू नेसेसरी, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लैंड रिफॉर्म्स। इम्पोर्टेंस तो पता चला एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग को देखना है कि इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर आर द मेजर 3 लैंड रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। वो कौन कौन से है वो देखना है। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर का पोजीशन वेर नॉट अ गुड, इन अ वर्स्ट पोजीशन में था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसको डेवलप करने के लिए 5 years प्लान के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया गया। So 3 land reforms are there. देखो land reforms, what is mean by land reforms? It is nothing but the abolition of existing defective structure of the land holding. जो इंडिपेंडेंस के बाद अपना एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने के लिए एक रैशनलाइज्ड एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एज वेल एज मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स अचीव करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज नथिंग बट द लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म इन सिंपल एक सेंटेंस में बोला जाएगा तो इट इज नथिंग बट द steps and measures to taken the abolish the defective structure of the land holding। जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड होल्डिंग का स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने के लिए जो स्टेप्स लिया था, दैट इज नथिंग बट द लैंड रिफॉर्म। नाउ लैंड रिफॉर्म फ्रेम करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? The first objective of the land reform is that maximum production and maximum welfare। लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट करने का, इम्प्लीमेंट करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स, सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम वेलफेयर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन भी उन लोग को बढ़ाना था, एज वेल एज जो फार्मर से उनका मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए। तो वेलफेयर हाई अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर से ज्यादा पैसा मिलेगा तब जाके पॉसिबल होगा कि उनका वेलफेयर भी होगा एंड मैक्सिमम इनकम मिलेगा, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तब नेक्स्ट उनका नेक्स्ट उनका मेन और एक ऑब्जेक्टिव था सेकेंड, देखो फॉर द पर्पस, अभी ये टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम वेलफेयर अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड। जो लैंड होल्डिंग था उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली क्या किया वो हम लोग देखने वाले 3 टाइप के लैंड रिफॉर्म्स में। जिनके पास ज्यादा लैंड अवेलेबल था उनके पास से वो लैंड लेकर जो मिनिमम फार्मर्स और जिनके लैंड लेस फार्मर्स थे उनको लैंड दे दिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल जस्टिस एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग ऑपरेशन। They are going to achieve the optimum utilization of the land।
तो उनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, जितना भी लैंड पूरे कंट्री में अवेलेबल है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो फार्मर के कंट्रोल में है, वो सारा लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसको फुल्ली यूटिलाइज करना, पूरी तरह यूज करना, कि उसका कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एंड सारा लैंड यूज करके हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना चाहिए। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द land reforms. Next, the third objective is that solving the problem of condition of tenancy. Tenancy का जो problem था वो solve करना. That is the third objective of the land reform. Solving the problem of the conditions of tenancy. जो tenants है उनके राइट्स एंड कंडीशंस चेंज किया गया। दैट इज द मेन, टेनेंट्स के लिए ज्यादा राइट दिया गया, उनके लिए रेंट फिक्स किया गया, उनको सर्टन राइट्स दिया गया, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बाय दी लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स या जो ओनर्स थे फार्म के, उनके पास से जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको ज्यादा राइट्स दिया गया। नेक्स्ट फर्दर, अभी ये लैंड रिफॉर्म्स सॉरी टेनेंट्स जो है उनको ज्यादा से ज्यादा राइट देना। नेक्स्ट उनका मेन एम था अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे पास जो लैंड रिसोर्सेस है तो उसमें लैंड रहेगा, वाटर रहेगा जो फार्मिंग के लिए रिक्वायर है, सीड्स है, तो उसका कहीं पे तो वेस्टेज हो रहा था, उसको रुकाना। तो अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है, जो हम लोग को नेचर से मिला है, ऐसे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करना। नेक्स्ट, क्रिएटिंग इकोनॉमिक होल्डिंग। एक इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज होल्डिंग द लैंड, तो उसका इकोनॉमिक होल्डिंग होना चाहिए। इकोनॉमिक होल्डिंग मीन्स दे आर गोइंग टू अर्न द लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम दैट होल्डिंग, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग। नेक्स्ट उनका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट, दोनों का मीनिंग सेम हुआ, क्योंकि आउटपुट मतलब नथिंग बट दी प्रोडक्शन। तो उनका ये भी ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाना, एज वेल एज प्रॉपर रिवॉर्ड फॉर दी लेबर। तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि जो फार्मर है उसका खुद का लैंड रहेगा, फार्मिंग के ऊपर जो काम करने वाले लेबरर्स थे, लैंडलेस लेबरर्स, उनको एक प्रॉपर वेजेस देना, वो जितना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए उनको रिवॉर्ड देना। So rewarding the laborer as well as investing of the cultivators, एंड जो कल्टीवेटर्स है उसका इन्वेस्टमेंट जो करता है उसके लिए भी प्रॉपर रिवॉर्ड देना। सो ऑल दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द land reforms, as well as further objectives are the providing the security of tenure। जो टेन्योर का मतलब होता है जो रेंट पे पर्टिकुलर लैंड लेते हैं। सपोज आई एम दी ओनर ऑफ द लैंड, मेरा गांव में बहुत बड़ा खेती है, मैंने क्या किया, किसी के ऊपर 2 साल के लिए रेंट के लिख दिया, वो वहां पे प्रोडक्शन लेगा, उसमें से जो भी पार्ट रहेगा थोड़ा मुझे देगा, वो उसके लिए रखेगा। ये जो एग्रीमेंट होता है, और मेरे फार्म में किसी को रेंट पे देती हूँ, उन लोग को बोलते हैं टेनेंट। तो ये टेनेंट्स का राइट्स बढ़ाना, सिक्योरिटी बढ़ाना, एंड एज वेल एज दी कॉग्निशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इकोनॉमी में, दैट इज नथिंग बट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म। नाउ व्हाट आर द मेजर्स अंडर द लैंड रिफॉर्म। तब ये लैंड रिफॉर्म्स अचीव करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किया था। फर्स्ट मेजर इज द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी इज नथिंग बट द मिडल मैन बिटवीन द कंज्यूमर एंड जो भी टेनेंट्स रहेगा या फार्मर थे, उनके बीच में जो इंटरमीडियरीज थे, मिडल मैन थे, उनको हटाना। सेकेंड, take this step is that tenancy reform referring the regulation of rent। रेंट, अभी टेनेंसी रिफॉर्म उन्होंने लिया जहाँ पे उन्होंने रेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया कि कितना रेंट देना चाहिए, जो जिसको टेनेंट जो टेनेंट्स को दिया है उसका वहां पे काम सिक्योरिटी होना चाहिए, कि नहीं ऐसा होगा कि कोई भी फार्मर आपको कभी भी जॉब के लिए रख सकता है, कभी भी वहां से निकाल सकता है। तो दैट शुड नॉट बी हैपन। तो सिक्योरिटी देना फॉर योर जॉब, तो टेनेंट्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ओनरशिप ऑफ लैंड कंफर्म करना, किसका लैंड है वो ऑन द टेनेंट्स है। कभी कभी क्या होता था, 1 2 3 साल के लिए टेनेंट्स एज अ रेंट पे देने के बाद वो टेनेंट्स क्या करते थे, खुद का ओनरशिप वहां पे जताते थे, और जो भी फार्मर थे उनका फिर लैंड भी चला जाता था। इसकी वजह गवर्नमेंट ने ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया रिगार्डिंग दी ओनरशिप ऑफ द टेनेंट्स के ओनरशिप के रिगार्डिंग भी उन्होंने
रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर सब डिविजन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये ऑल दीज आर द मेजर्स अंडरटेकन अंडर द लैंड रिफॉर्म and as well as the cooperative farming introduced to achieve the maximum production and as well as maximum output from the agriculture sector. ओके okay. अभी यहाँ पे जो मेजर लैंड ओके जो लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने लिया है वो तीन कैटेगरी तीन टाइप आता है मेजर। फर्स्ट इज दैट दी अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरी, जो मिडल मैन से टेनेंट से जमींदार से उनको अबॉलिश करना। तो इंटरमीडियरी में सब आते थे, मनी लैंडर्स, लैंड लॉर्ड्स, जमींदार, ये सब आएंगे। सेकेंड इज द टेनेंसी रिफॉर्म, जो टेनेंट्स है जिनको रेंट पे दिया था पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड टू रन देयर फार्मिंग, तो उनको क्या करना, पर्टिकुलर राइट देना, दैट इज द टेनेंसी रिफॉर्म। थर्ड, तो उसके में उसके टेनेंट्स के रिफॉर्म्स के अंडर अगेन हम लोग देखने वाले क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया। उसके भी अगेन तीन कैटेगरीज में टेनेंट्स को डिवाइड किया गया, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, टेनेंसी रिफॉर्म्स के लिए क्या मेजर लिया गवर्नमेंट ने, एंड लास्ट इज द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो ये तीन मेजर रिफॉर्म्स है जो हम लोग को स्टडी करना है। मैम वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। यस मैम आ रही है वॉइस। So there are the three reforms were undertaken by the government under the whole land reform. उसमें फर्स्ट था abolition of intermediary. So who are these intermediaries? First तो उन्होंने abolish किया the overall जमींदार system
तो जमींदारी सिस्टम्स में क्या आता था, जमींदार were there, जागीर आर देयर, इनाम्स were there, who are taken the 40% of the total area of the country, जिनके अंडर पूरे कंट्री का 40% लैंड उनके अंडर में था, मीन्स उनके कंट्रोल में था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जमींदारी सिस्टम जो था पूरी तरह अबॉलिश किया। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ने, गवर्नमेंट ने जमींदार को हटा दिया, जमींदार से, जागीर से, इनाम से, जिनके अंडर पूरे कंट्री का 40% एरिया इज अंडर दी कंट्रोल, मीन्स उनके कंट्रोल में था। तो मेजर portion of their production is parted away by the cultivators as well as क्या होता था, जो उनके अंडर जो लैंड है, तो उसमें से ज्यादा प्रोडक्शन वो क्या करते थे, खुद के लिए लेते थे, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट वो लोग क्या करते थे, जो भी वहां पे काम करने वाले टेनेंट्स थे, जिनको वहां पे काम के लिए रखा है, लेबरर से, उनको देते थे। तो दिस जमींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश बाय द गवर्नमेंट इन अंडर दी मार्च 1948 में। गवर्नमेंट ने क्या किया, अबॉलिश किया गया ये पूरे जमींदारी सिस्टम को। नेक्स्ट, ओके, द इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे, देखो अबॉलिशन में, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट 1948 में जो पास किया था, फर्स्ट इंटरमीडियरी राइट्स वर अबॉलिश्ड एंड कॉम्पेंसेशन वाज पेड टू द जमींदार। पूरा इंटरमीडियरी राइट है वो क्या किया उन्होंने, अबॉलिश किया गया, मीन्स हटा दिया, एज वेल एज जो उनके हाथ में जो राइट्स थे वो हटाने के बाद, एंड उसके रिगार्ड में उनको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट भी दिया गया, पेड दी कॉम्पनसेशन टू दी जमींदार। तो ये जो जमींदार थे उनके फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अमाउंट भी दिया। सेकेंड मेजर वेर टेकन अंडर दी अबॉलिशन एक्ट, द कॉम्पेंसेशन वॉज पेड पार्टली इन अ कैश और इन अ बॉन्ड्स। तो ये जो उन्होंने बॉन्ड्स, सॉरी, कॉम्पेंसेशन दिया था वो आइदर कैश फॉर्म में, नहीं तो बॉन्ड्स में, जो सिक्योरिटीज आता है बॉन्ड्स, उसमें उन्होंने दिया था। नेक्स्ट थर्ड दिया था, द टेनेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अभी जो टेनेंट्स है जिनको रेंट पे दिया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरा एक जगह पे लैंड है एंड मैंने वो किसी को टेनेंट रेंट पे दिया है 2 साल के लिए, वहां पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ये जो टेनेंट्स थे वो फार्मर्स को, जिसका ओनर है उसको देते थे जो भी रेंट रहेगा। बट अभी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, टेनेंट्स को रेंट किसको देना है, डायरेक्ट टू दी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को उनको रेंट देना है। Tenants were asked to pay a specific amount to the government for acquiring ownership rights over the land they cultivated। और सपोज अभी तो उन्होंने रेंट पे लिया है, बट सपोज उनको बाद में वो लैंड ओनरशिप चाहिए वो लैंड के ऊपर, तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता था उसके ओनरशिप के लिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं लास्ट 4-5 ईयर से एक लैंड पे मेरा प्रोडक्शन ले रही हूँ, जहाँ पे मैं रेंट पे करती हूँ, बट अभी मुझे वो लैंड ओन करना है, मीन्स परचेस करना है। तो उसके लिए जो भी अमाउंट रहेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट, मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके, सो दिस रिफॉर्म ब्रॉट मोर देन 20 मिलियन टेनेंट्स, जिसकी वजह से 20 मिलियन से भी ज्यादा टेनेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए, जिसकी वजह से उनका सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हुआ। तो ये रिफॉर्म की वजह से पहले टेनेंट्स का, जो एक्चुअली फार्म के ऊपर काम कर रहा है, मेहनत ले रहा है, प्रोडक्शन ले रहा है, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। बट अभी क्या होने लगा, गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट होने की वजह से दे आर डायरेक्टली कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट उनको रेंट पे करते थे एवरी मंथ जो भी रहेगा, एंड एज वेल एज ओनरशिप भी उनको लेना है। तो जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट रहेगा वो गवर्नमेंट को ही देना था, ओनर को नहीं। नेक्स्ट इज अ कंसिडरेबल एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड कल्टिवेबल वाज aligned belonging to the intermediaries which were acquired and now being administered by the state government। तो ऐसा जो भी फॉरेस्ट एरिया था एंड एज वेल एज कल्टिवेबल लैंड था, जहाँ पे प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोड्यूस होने के चांसेस है, जो इंटरमीडियरी से बिलोंग कर रहा है, इंटरमीडियरी मीन्स आइदर जमींदार होगा, मनी लेंडर्स या जागीर, इनाम, उनसे जो बिलोंग कर रहा था, वहां पे अभी किसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, एंड गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल करेगी। तो गवर्नमेंट मीन्स डायरेक्ट पूरा स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जो विलेज पंचायत है, सरपंच है, वो लैंड को कवर करेंगे, उनके अंडर में कंट्रोल में रहेगा।
तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 5.77 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड गेट कल्टीवेटेड। तो ये स्कीम की वजह से ज्यादा 5.77 हेक्टर का लैंड और इंक्रीज हुआ, जो कल्टीवेशन में पहले नहीं था, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में कल्टीवेबल किया, कल्टीवेशन किया वहां पे, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए। Next is that the zamindars were allowed to retain some land for their personal cultivation also. So as well as जमींदार का उन्होंने पूरा लैंड नहीं लिया, उसमें से स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड उनके लिए रखा था, क्योंकि खुद के कल्टीवेशन, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वो वहां पे यूज करेंगे। मीन जहाँ वहां पे जो भी प्रोडक्शन होने वाला है वो वहां पे खुद के कंजम्पशन के लिए उसको यूज करेंगे। तो पर्सनल कल्टीवेशन के लिए स्मॉल लैंड उनके जमींदार के पास गवर्नमेंट ने रखा था। तो ये अब इंटरमीडियरीज एंड जमींदारी सिस्टम कैंसिल करने के क्या क्या इफेक्ट थे। तो फर्स्ट इफेक्ट इज दैट India's land system from the clutches of the feudal system of the tenor, it becomes a more powerful and the lord becomes almost exist। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एबॉलिश जमींदारी सिस्टम हटाने की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम पहले से ज्यादा पावरफुल हुआ, एंड जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स या जमींदार नहीं थे। सेकेंड इज दैट इट पुट टू एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेनेंट्स, जो टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों, वो क्या हुआ, पूरी तरह हटा दिया गया। तो एक्सप्लॉयटेशन जो टेनेंट्स का हो रहा था वो भी अभी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, एक्चुअल कल्टीवेटर्स जो है हैज बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। पहले क्या था, जस्ट उनको वहां पे काम करना था, उसके लिए उनको जो भी मिनिमम अमाउंट मिलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था टेनेंट्स का। बट अभी ये मेजर्स की वजह से क्या हुआ, जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे वो लैंड के ओनर हो गए। So actual cultivators has become owner of the land, and जिसकी वजह से more equitable land system were get developed। equitable का मतलब होता है हर एक के पास equal amount of a land। Next is that the peasant, that is the farmer, peasant proprietorship is conducive to the efficient cultivation, and which increase the production since the ownership of land to and it turns to into the gold। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पेजेंट प्रोप्राइटरशिप की वजह से जो भी टोटल प्रोडक्शन था और टोटल आउटपुट था वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, पहले से कंपैरेटिव टू इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट इज दैट कल्टीवेटर्स बिकम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, एंड जिसकी वजह से नाउ दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन दी जमींदार और एनी अदर पर्सन। अभी उनको जमींदार के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, सॉरी ओनर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में थे। तो व्हेन द जमींदार सिस्टम अबॉलिश किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वुड सो इंक्रीज एट अ लार्जर अमाउंट एक्चुअली। क्यों, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो अपने पास लेते थे, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करते थे। तो जिसकी वजह से शॉर्टेज होता था कमोडिटी में, कमोडिटी का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा था। तो अबॉलिशन की वजह, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ, एंड एज वेल एज इमीडिएट इम्प्रूवमेंट हुआ लैंड, सॉरी कमोडिटी के क्वांटिटी में भी एज वेल एज क्वालिटी में भी। So such progress has taken place because of the abolition of the zamindari system, also known as the abolition of the intermediary। So a zamindar is nothing but the intermediary। अभी सेकंड उन्होंने जो रिफॉर्म किया था दैट इज अ टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रूल्स दिया, उनको कंट्रोल दिया, लैंड का ओनरशिप दिया उनको। तो फर्स्ट अबोली जमींदारी सिस्टम एंड इंटरमीडियरी को अबॉलिश करने के बाद सेकेंड रिफॉर्म जो अंडरटेक किया दैट इज अ टेनेंसी रिफॉर्म। तो ओवर दिस ईयर लैंड होल्डिंग सिस्टम क्या था, ओनली इन द हैंड्स ऑफ द टेनेंसी। तो ये इंटरमीडियरीज को हटाने के बाद सेकेंड जो गवर्नमेंट ने दिया, टेनेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, एंड उनके कैटेगरीज किए गए। So there are the three types of the categories of the tenants. First is the occupancy tenants, non-occupancy tenants, and last is the subtenants। तो जो टोटल टेनेंट्स थे वो क्या हो गए, तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए, तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। उसमें से ऑक्यूपेंसी टेनेंट,
मीन उनका ऑक्यूपेशन ही है, परमानेंटली उनका राइट है कि दे आर गोइंग टू कल्टीवेट फॉर अ पर्टिकुलर लैंड, उनके लैंड के ऊपर परमानेंटली वो प्रोडक्शन लेंगे, फार्मिंग करेंगे, जहाँ पे उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देना पड़ेगा, एंड नो वन कैन नॉट इजेक्ट फ्रॉम देम लैंड, और कोई भी उनको वो लैंड से हटा नहीं सकता है। उसको बोला जाता है ऑक्यूपेंसी टेनेंस, मीन यहाँ पे उनको परमानेंटली राइट मिला कि ये आप लाइफ टाइम ये लैंड आपके लिए रहेगा, आप यहाँ पे कल्टीवेट करोगे, प्रोडक्शन लोगे, एंड ये अमाउंट ऑफ रेंट आपको देना है, दैट इज द ऑक्यूपेंसी टेनेंस। नेक्स्ट एन ऑक्यूपेंसी टेनेंस में और एक उनको राइट दिया गया कि वो जो लैंड है उसका ओनरशिप उनको नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा। मीन्स अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिया था ऑक्यूपेंसी टेनेंस एक पर्टिकुलर लैंड, अभी मेरे बाद मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो उनके पास जाएगा, वो वहां पे कल्टीवेशन लेंगे, नेक्स्ट उनका जनरेशन रहेगा वो वहां पे कल्टीवेशन लेंगे। सो ऑक्यूपेंसी टेनेंस इज गोइंग टू पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। तो ये कंटिन्यूअसली आपके लिए वो आपको वहां पे प्रोडक्शन लेना है। सेकेंड कैटेगरी द टेनेंट्स एट विल, एट विल का मतलब है अकॉर्डिंग टू योर विल, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, डिजायर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप वहां पे कल्टीवेट करोगे लैंड। सो दे दिस पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ए लैंड आइदर इन अ कैश और आइदर इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, मीन्स आइदर आपको रेंट कैश के फॉर्म में देना है, नहीं तो आपने जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन लिया है उसका आधा पार्ट जो भी डिसाइड रहेगा वो आपको ओनर को देना है। तो टेनेंट्स एट विल एज द टेम्पररी लैंड, टेम्पररी मीन्स एक पीरियड फिक्स किया जाएगा 1 ईयर 2 ईयर, एंड वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए वो वहां पे प्रोडक्शन लेंगे, एंड जहाँ पे उनका एग्रीमेंट में कितना रेंट देना है वो डिसाइड रहेगा, एंड उतना रेंट उनको देना पड़ेगा। so that rent either is in a cash form or either is in a प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन रहेगा कॉप का उसका आधा पार्ट उनको देना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट अ लाइफ टाइम एज वेल एज देयर इज नो सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगा टेनेंट्स को, कभी भी आपका वो टेनेंट्स का राइट है वो जा सकता है, क्यों, क्योंकि आप टेम्पररी हो, परमानेंट नहीं हो। एंड लास्ट इज सब टेनेंट्स, दे गेट द टेनेंसी राइट नॉट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स और द लैंडओनर बट फ्रॉम द टेनेंट्स। सब टेनेंट्स का मतलब है किसी एक ने, जस्ट वेट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
मैम वॉइस नहीं आ रहा है आपका। Hello, hello. Now I am audible. Hello. यस मैम। हाँ बेटा, जस्ट एक अर्जेंट कॉल था मुझे अपने डिपार्टमेंट से, इसकी वजह से मैंने नोट किया। तो ओके, एक अर्जेंट आप सबके लिए काम है। ग्रुप में एक लिंक सेंड किया हुआ है आपको, एज वेल एज मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी उसको कॉपी पेस्ट किया है। ईच एंड एवरी वन हैव टू फिल दिस पेमेंट डिटेल्स फॉर्म नाउ। अभी विद इन 5 मिनट्स आपको वो कंपल्सरी फिल करना ही करना है। तो देखो, आपको फॉर्म ओपन करो, मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया है, एज वेल एज मनोज सर ने अपने ग्रुप में भी सेंड किया है। हर एक को अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फुल नेम, आपका पूरा नाम डालो, फादर्स नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर डालो आपका, आपके पेरेंट्स का, डिवीजन डालो, रोल नंबर डालो, पूरा फुल डिजिट में। हाँ, क्या जस्ट 1 2 3 ऐसा मत लिखो, जो भी ए डिवीजन बी डिवीजन पूरा रहेगा, 70 71 72 ऐसा करके। आपका टोटल फी कितना है? 21,455 TY का। ये है आपका टोटल। जस्ट वेट, मैं ना लिंक की वजह से दूसरा पेज शेयर करती हूँ। जस्ट वेट, फॉर्म ही आपको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फॉर्म का। ओके, देखो मैंने क्या क्या बोला आपको अभी। फर्स्ट, लिंक ओपन करने के बाद आपको ये फॉर्म आएगा। ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस भरना, नेम जो भी है फुल नेम भरना। अब उसके बाद फादर नेम मदर नेम लिखना। देन आपका कांटेक्ट नंबर स्टूडेंट का, आपके पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर, फिर डिवीजन, फिर रोल नंबर आएगा। पूरा रोल नंबर सर मेंशन किया है यहाँ पे, रोल नंबर इंटू 4 डिजिट। तो 4 डिजिट में आपका रोल नंबर आएगा। आपका टोटल फीस कितना दिया है? 21,455, ये आपका है टोटल फीस। अभी नेक्स्ट, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पेड किया है, तो वो कितना रुपीज वो भी लिखना है, पेड एंड इनटू ब्रैकेट में रुपीज लिखना है। ओके। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड और पेंडिंग, सेकेंड भरा है या नहीं भरा है वो आंसर करना है। इफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग देन राइट 0। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से फॉर्म में मेंशन किया है, आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है तो वहां पे 0 लिखना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड और पेंडिंग रुपीज, थर्ड वाला भी नहीं भरा है तो आप 0 लिखो।
और देखो सपोज फुल एंड फाइनल फीस पेड, तो एस और नो। अभी देखो यहाँ पे एस और नो क्यों दिया है, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आपने पूरा भर दिया है फीस, जो भी है 21,455। तो सपोज आपको क्या लिखना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ₹21,455, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में डैश डालो एंड वहां पे नीचे एस और नो का कॉलम है, यहाँ पे देखो फुल एंड फाइनल फीस पेड, एस और नो। तो एस लिखो जितना भी आपने पूरा पेड किया है तो यस, नहीं है तो नो पे टिक करो। एंड लास्ट हाउ मच फीस अमाउंट इज पेंडिंग, अभी तक आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, थर्ड नहीं भरा है सपोज, या जस्ट फर्स्ट वाला भरा है, या फर्स्ट एंड सेकेंड भरा है, थर्ड वाला बाकी है, तो आपको वो कितना अमाउंट पेंडिंग है वो लिखना है कंपल्सरी अभी के अभी। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, आपको वो अभी तुरंत फॉर्म फिल करना है। ओके, इज देयर एनी डाउट, किसी को और डाउट है? मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में फिर से, मैम जिसने फुल पेड किया है क्या उसको, हाँ सब लोग फॉर्म भरना है, फॉर्म कंपलसरी है सबको, ईच एंड एवरी वन को भरना ही है। आपका फुल पेड फर्स्ट टाइम ही किया है तो पता चलेगा ना हम लोग को। हाँ, अगर आज सेकेंड इंस्टॉलमेंट भर के फिर फॉर्म फिल करो क्या, कब तक भरोगे, क्योंकि ये डेटा चाहिए था, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक भरोगे? ओके ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके चलेगा। अभी यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे दिया है, बट कंफर्म 1 o'clock तक भरने वाले हो ना? ईमेल आईडी कॉलेज वाला डालने का क्या? हाँ डाल, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज वाला अपना पर्सनल कोई भी चलेगा, जो आप हमेशा चेक करते हो मेल वो डालो। और किसी को कुछ डाउट है इसमें?